सारा ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम माविश रिजवी, सर्विंग एज ट्रेनर एंड हेड ESF एट सदरन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर। और आज हम हाजिर हुए हैं अगोरा के एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एनीथिंग इज पॉसिबल, एज वी ऑल नो। तो आज हमारे गेस्ट भी इसी एक जीता जाता नमूना है डेडिकेशन और कमिटमेंट का। और उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ बहुत ही ज़ीरो और स्क्रैच से किया, और आज उनकी बहुत सारी आप कहानियाँ सुनेंगे, सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ कराती चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन कराया तो हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और उनका इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं he is former special assistant to CM Punjab, former member cabinet Punjab, former chairman jail khana Jat. He is none other than Rao Anisur Rahman साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं आज हमारे शो में, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि फादर और सन दोनों इकट्ठे हों। तो जो दूसरे गेस्ट हैं वो इन्हीं के बेटे हैं, राव उबैदुर रहमान। ही इज़ सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे मन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मन फैमिली में बहुत अच्छे से जाने और माने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच। अच्छा, हम अपना शो का आगाज़ अपने पहले सवाल से करेंगे कि मैंने डेडिकेशन की बात की, डेडिकेशन और कमिटमेंट, और पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक़ है। PMLN के आप बहुत अहम रुकन हैं, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिक्स में। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या शेयर करेंगे आज हमारे व्यूवर से? बहुत मेहरबानी। बात यह है कि हमारे जो ग्रैंडफादर और वो शुरू से ही जो है, जब पाकिस्तान बना और हम लोग पाकिस्तान में आए तो मुस्लिम लीग के साथ ही आए थे। हाँ हाँ। और मेरे दादा को जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो उनकी बॉडी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के परचम में। अच्छा। और वो मुल्तान सिटी के हमारे दादा जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे। और उन्होंने बढ़िया इसका PMLN के, उस वक्त तो PMLN नहीं थी, मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग के बाद हमें जो देखा सबसे ज़्यादा, तो वो हमें कायदे आज़म के बाद मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो वो सानी पाकिस्तान, और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। तो वो उनमें एक पाकिस्तान का दर्द और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को तरक्की, पाकिस्तान में अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कामों को निकाल दिया जाए तो आप ज़रा देखिए, मोटरवे को निकाल दें, मेट्रो को निकाल दें, ट्रेन्स को निकाल दें, बहुत से उनके जो काम हैं, फिर देखें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और भी पार्टियाँ आई, उन्होंने वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मेरा उनके साथ ही मैंने अपनी सियासत का आगाज़ भी मुस्लिम लीग से किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 85 के बाद अब तक मैं PMLN के साथ हूँ। और मैं बिल्कुल एक दरमियानी सी फैमिली का मेंबर, और मैंने अपनी ज़िंदगी को, जैसे आपने कहा, जब अगर मैं स्कूल में था तो क्लास का मॉनिटर था कम्प्रिहेंसिव में ना। अच्छा। और वहाँ पर आज भी मुल्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी हैं, बख्तावर अमीन के जो ऑनर हैं शेख मंसूर साहब, ये बहुत से डॉक्टर और बहुत से हमारे क्लास फेलो थे। मैं उनका मॉनिटर था क्लास में। लेकिन जब मैं अपने घर पर आता था अपनी फैमिली के अंदर, तो हम माशाल्लाह 8 बहन भाई थे, तो मैं स्टॉल इसी गुलगश में स्टॉल लगाकर, और जो है कुछ टाइम जो है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे तालीम के साथ साथ काम भी किया करते थे, मुख्तलिफ काम किया करते थे। घर में जो है वो किताबें कहते हैं उसकी जिल्द वगैरह, और वो भी नहीं, मतलब हम लोग, मतलब है कि मेरे वालिद जॉब करते थे, और हमने, और जो है हमारी ज़मीन भी थी, भारत थोड़ी थी,
फैमिली बहुत बड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो से अगर स्कूल में गए तो मॉनिटर के अलावा एक दफ़ा मेरी स्ट्राइक हुई और गवर्नमेंट बोसर रोड कॉलेज और साइंस कॉलेज के लड़कों ने आकर प्रिंसिपल के कमरे पे मतलब धावा बोल दिया। तो उनमें हम एक दो दोस्तों ने वहाँ खड़े हो गए अपने असाजा के लिए, उन्होंने हमें मारा, हम जख्मी हो गए, लेकिन हमने अपने असाजा को सेव किया। और अगले दिन असम्बली के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब भुट्टा साहब हमें खड़े होकर उन्होंने बहुत हमें शाबाश भी दी। तो हम अपने स्कूल के कामों में अगर वो स्काउट जमहूरी है पाकिस्तान लेवल पर, तो कोयटा के अंदर हुई, ज़िया साहब उसके चीफ गेस्ट थे, तो उसमें सबसे आगे एक आदमी होता है जो काशन देता है, परेड जोर से, और एक फ्लैग होता है, उसमें मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। अच्छा, माशाल्लाह। वो पूरे चारों सूबों को चेक किया गया, फिर लड़कों को, फिर आखिर में जो है एक पाकिस्तान के लेवल पर। तो अल्लाह पाक ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, सियासत में आए तो सियासत में जो है एक ही तरफ खड़े होकर यहाँ तक कि मुझे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बेगम कुलसूम नवाज साहबा, मियाँ शबाश शरीफ साहब और मरियम साहबा, हमज़ा, जितनी भी फैमिली के और जितने हमारे पाकिस्तान के लीडर्स हैं मुझे बाई नेम जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से। बहुत से MNMPS को वो नाम से नहीं जानते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बिल्कुल सिफर से लेकर आज, फिर जब मैं मतलब आपने जेल खाना जात कहा, मैं IT का भी मुल्तान का चेयरमैन रहा हूँ। IT यानी मुल्तान के जितने स्कूलों में IT सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, जेल का चेयरमैन रहा, फिर मैं मामले खुसूसी बना, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब बना। बाज़ दफ़ा हमें जो महकमे मिल जाते हैं तो फिर वो एज ए, जैसे अभी भी मामले खुसूसी जो है वो वजारत पे आ जाते। तो अच्छा, मतलब डेडिकेशन का आप जो देख रहे हैं लोग, तो डेडिकेशन का ये आलम है कि इन्होंने स्टार्ट ज़ीरो से किया और फिर उसके बाद इनके क्राउन में कितने फेदर्स हैं वो देख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आज का हम टॉपिक सिलेक्ट किया, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। और मेरे ख्याल से डेडिकेशन और कमिटमेंट एक चीज़, कमिटमेंट आपको इनकी उस चीज़ से नज़र आ गई कि जिस पार्टी को वो शुरू से सपोर्ट करते हैं वो उसी पार्टी में अभी तक उसको सपोर्ट करते हैं। तो यस, हमने सबसे पहले तो अपना रास्ता चूज़ करना होता है और उस रास्ते पे फिर हमने डटे रहना होता है। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो अब हम चलेंगे हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ। अच्छा उबैद, आपका क्या मानना है डेडिकेशन और कमिटमेंट? अभी आपने इतनी सी उम्र में यू अचीव्ड अ लॉट और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आपका अपना भी एक प्रोजेक्ट है हेल्प द हेल्पर्स के नाम से। तो ये कहाँ से आपको, मतलब आपके फादर से ये सारी चीज़ें आपको आई हैं या फिर कहीं और से? देखिए जी, जो चीज़ें इन लोगों ने जिस तरह डेडिकेशन के साथ अपनी, हमें तो सोने का कहते हैं ना चम्मच मुंह में मिल के हम तो उस तरह बड़े हुए, हमारे पास हर वो प्लेटफॉर्म मौजूद था कि हम अपने स्किल्स को पॉलिश करके उस पर चल सकें। तो आज के दौर में डेडिकेशन बहुत मुख्तलिफ है, कमिटमेंट्स बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये लोग बेचारे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं, हम लोग ज़रा न्यू सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि न्यू पीपल न्यू राइट्स। तो हर चीज़ बिल्कुल, तो उसमें यही है कि डेडिकेशन आज और कमिटमेंट बहुत मुख्तलिफ हो गई है। लोग बात कर देते हैं लेकिन उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है और अगर किसी ने आपको बुलाया हुआ है तो उसने आपको ऑनर किया, आपको वहाँ पे टाइम पे होना चाहिए। हर कोई आपको नहीं बुलाता। आजकल जो दौर है, जैसा आप कह सकते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई के दौर में अगर आपको किसी ने शादी पे बुलाया है तो उसने बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करके आपको बुलाया है, तो आप क्यों नहीं वहाँ पे पहुँच रहे ऑन द टाइम, या आप वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, आप उसको ऑन क्यों नहीं कर रहे? उसने आपको रिस्पेक्ट दी है। तो डेडिकेशन का और कमिटमेंट का जो सारा सिनेरियो वो चेंज है। आप बहुत सारे मामलात इस तरह के हैं जिसको आपने देखना होता है। अगर आपकी टीचर के साथ आपकी कोई कमिटमेंट है तो आप उसको कैसे फॉलो अप कर रहे हैं। हम लोग आज टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आज की ग्रांटेड लेते हैं बहुत बिल्कुल सारी ऐसे, जैसे हम लोग उनको पेड सर्वेंट, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मेरे दिल में टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन दिस इज़ अ ट्रुथ। लेकिन हमें इन चीज़ों को बहुत प्रॉपरली देख के चल के, अगर आपने किसी को कुछ दिया है
आपने रिस्पेक्ट दिए तो यू विल गेट जैसे रिस्पेक्ट इन रिटर्न। अभी अनीस साहब ने एक बात की कि हमने अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट Create की किया। एंड नाउ यूथ इज हैविंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अराउंड बट हमने दे आर avail नॉट करनी है। एबल टू ग्रैब दैट Yes, सो exactly. दैट्स द डायलेमा जिस पे आप बात करें We have to actually avail those opportunities ना, तो things are very different, तो accordingly लेके चलें, मतलब to the youth, to the new generation, अगर you are committed to someone, stay on that. और बड़ी अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी उबैद आपकी बात लगी कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो वो आपके लिए एक ऑनर की बात है और आप उसको रिगार्ड करें बदले में विद योर प्रेजेंस, विद योर हम्बल प्रेजेंस। तो हम चलेंगे अभी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अगोरा ख्याल अपना अपना, अगोरा ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है। वेलकम बैक टू अगोरा ख्याल अपना अपना। और हम बात कर रहे थे आज बहुत मज़े की कि कमिटमेंट और डेडिकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और राव अनीसुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप फॉर्मर चेयरमैन जेल खाना जात रह चुके हुए हैं, तो आपने बड़े करीब से देखा है क्राइम होते हुए भी शायद, और मुजरिमों को भी बहुत करीब से देखा है, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेगुनाह होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्राइम किया है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप सोसाइटी में क्या ऐसा गैप देखते हैं कि जिसकी वजह से क्राइम रेट हाई हो रहा है, और उसको किल करने के लिए क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आज का जो टाइम है, जो बच्चे हैं तो बहुत कम ग्राउंड में नज़र आते हैं, खेल में नज़र आते हैं। उनके इंडोर्स गेम, मोबाइल्स आ गए हैं, हाँ। और चीज़ें आ गई हैं। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब हेल्थ के हवाले से और ये जराइम से बचने के लिए, क्राइम से बचने के लिए और एक्टिविटीज़ से बचने के लिए, तो आपको अपने बच्चों को और माशरे में हुकूमत को और अब सोसाइटी को जो है ना इस तरह का वो करने चाहिए, प्रोग्राम कराने चाहिए जिसमें बच्चा जो है वो ग्राउंड में रहे। तो क्राइम में, जेल में जो लोग बिल्कुल ही मामूली जुर्म में तो वो उनके पास पैसे नहीं जुर्माने के, तो अगर 2000 दे दिया जाए तो इनको आज़ादी मिल सकती है। छोटे जराइम के लोगों को बड़े जुर्म करने वालों के साथ नहीं रखना चाहिए। हाँ, exactly. वो फिर जो है वो जब वहाँ से बाहर से निकलते हैं तो वो यूनिवर्सिटी से, जराइम की यूनिवर्सिटी से पढ़कर वो बाहर आते हैं। तो मतलब मुल्तान की जेल, जो मैं तो अभी
जो जलसा हुआ था मुल्तान में, उसमें भी हमारे 3 पर्चे हमारे ऊपर हुए। उससे पहले जो दौर था उसमें 17 पर्चे हुए। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ में ऐसे बचपन से सुनती आ रही हूँ कि पॉलिटिक्स का और जेल का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा और जो सियासतदान है वो बड़े ऐसे फख्र से लेकिन बता रहे होते हैं इसमें अपना कुछ थोड़ा सा फर्क है। इतना टाइम रह के आए, हाँ। तो वो क्या उसके पीछे एक रीजन है? मतलब है कि वो जो है ना, पहले ऐसा होता था कि वर्कर ज्यादा जेल में जाते थे, हाँ। और ज्यादा वो मतलब जो है ना वो होते थे, और बड़े लीडर्स जो है वो जो है ना बच जाते थे। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमें मुशर्रफ दौर में यहाँ से मेरे मैं एक चैनल में काम करता था, तो वहाँ से बाहर निकला तो गिरफ्तार हो गया। तो हमें यहाँ इधर काला पानी कहते हैं हम, अल्पा थाने को। हाँ, अच्छा, अल्पा थाने में वो आंखों में पट्टी बांध के और जनाब पीछे हाथ बांध के, और जो है ना वो घंटे 7-7 घंटे जो है ना, और पीछे से वो लोग थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में गालियां भी देते थे, ठुड्डे भी मारते थे। तो वो कहते थे कि भी तुम जो है ना ये इस पार्टी को छोड़ दो। मेरे साथ जो लोग गए जेल में, उन्होंने वो एक इकरारनामा लिख के दे दिया कि भी हमारा कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड हम ये इस पार्टी में PMLN में नहीं रहेंगे। और मुझे जो है वो इस बात पे रखा गया कि मैंने ये बात जो है उनकी नहीं मानी, कमिटमेंट। हाँ जी। तो उस वक्त मेरी बरादरी के DCO थे रौशकील साहब मुल्तान में, उनके होते हुए मेजर रौशकील, यानी कि उनके होते हुए मैंने जेल काटी। और जेल भी जहाँ ना पानी मिलता है ना खाना मिलता है, और वो ये आपसे अभी आप बहुत दूर दरिया के करीब एक जेल है। और जब मैं रिहा हुआ, जब मैं मिनिस्टर एज ए एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर यहाँ मुल्तान आए, IG आया, तो मैंने सबसे पहले उस हवालात को, थाने को मॉडल थाना बनवाया। अच्छा। यानी वो हवालात थी, बड़ी खौफनाक हवालात थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की थी। अच्छा। तो मैं उसमें रहा था। तो मैं जब चीफ मिनिस्टर आए, मैंने कहा कि जी ये जो थाना है ये लुत्फाबाद के करीब आया हुआ है, यहाँ पर तो जराइम तो सारे पीछे होते हैं। एक बहुत पुराना थाना अल्पा, वहाँ बिल्डिंग है, जगह है। चीफ मिनिस्टर ने IG साहब को कहा, IG साहब ने मुझसे पूछा और वो प्रपोजल लिए, और उसके बाद वो मॉडल जो है वो थाना बना। तो इसलिए थाना और जेल, मैं जब एडवाइज़र था, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब था, तो मैं तमाम जेलों में, यानी अडियारा जेल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर का कैंप जेल, कोट लखपत में मैं रहा हूँ। अच्छा। तो कोट लखपत में वो मैंने कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की, जितनी मेरे दायरा इख्तियार में होती थी। उन जेलों में गया सर, एक काम पर मेरा ख़ास फोकस होता था। जो कैदी खाना खाते हैं उस रोटी का एक वज़न होता है। अच्छा। और खाना क्या खाते हैं और वो चाय किस चीज़ की पीते हैं। वो फूड के हवाले से मैंने बहुत अपने दौर में, और उस पर मैंने जो है वो समरी बनाकर चीफ मिनिस्टर को भी दी। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कि हम जो क्रिमिनल्स हैं या जेल में जो लोग रहते हैं, उनको कोई एजुकेशन वाला कोई रिवायत होनी चाहिए, तो या स्टार्ट हर करना जेल चाहिए? के अंदर दीनी तालीम और दूसरी तालीम का वो होता है। अच्छा। लेकिन जो जराइम के लोग होते हैं ना, वो, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक नाम पैदा करने के लिए जेल में एक कैदी कि उसने ATM मशीन जो है ना पूरी की पूरी यहाँ से उठाई और उसने जाकर चोलिस्तान में उसे वहाँ दबाई। तो ये लोग कहें कि यार फलां का शागिर्द ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा जो है ना उसने ATM मशीन को उठाकर कैसे उठाया, कैसे खोला, खोल कर जो है ना वो जाकर वहाँ पर वो जो है वो पकड़ा गया। उसका नाम है कि भी दिमाग चाहिए। जनूबी पंजाब पूरे एशिया के अंदर वाहिद वही शख्स है जिसने ATM मशीन को। तो ये अब नैब के नाम से, और ये दूसरा जो है अभी जराइम मुफ्त में असासों, आमदन से ज़्यादा असासे, ये किसी को भी, मुझे, आपको, जितनी आपकी टीम है, कोई भी अपना ये नहीं दे सकता मनी ट्रायल कि भी ये आपने पैसा कहाँ से लिया, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो हर आदमी को उठाकर जेल में डाल देते हैं और उसी जेल में डालते हैं अच्छे लोगों को। अच्छा। अच्छे लोगों को उसी जेल में डालते हैं जहाँ पहले भी क्राइम के लोग रहते हैं। तो अच्छा, तो आपका
आपका कहना यहाँ पे ये है, मैं आसान अल्फाज में अगर कहूँ कि हमें सेगमेंटेशन करनी चाहिए जेल में, कि जो छोटे जराइम पेशा लोग हैं उनको एक तरफ रखे जाए। नहीं 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 नहीं, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोगों को खुदा तरसी करनी चाहिए कि बहुत गरीब लोग हैं और जिनका कोई वारिस नहीं है, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनका कोई जुर्म इतना नहीं है, अच्छा। थोड़ा सा जुर्माना है वो अदा करके वो रिहा हो सकते हैं, उनको अच्छा। फौरी रिहा कराना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जो लोग मतलब ठीक है, उसकी इनकम ठीक है और वो उसको जेल कुछ नहीं कहती, क्योंकि जेल के अंदर जो है ना वो रिश्वत चलती है, बाहर एक पर्ची बन जाती है 3000 की 500 की, वो पर्ची जाकर अंदर जो है सुप्रिटेंडेंट जेल के बंदे को जो इंचार्ज होता है अच्छा, उसको। आपने यहाँ पे एक बात खुद ही हाईलाइट कर दी कि पर्ची सिस्टम, हम इस पर्ची सिस्टम से किस तरह से निजात दिलाएं? अगर अपने आप को मतलब हम किसी भी सोसाइटी के किसी भी शोबे में देख लें, किसी भी जगह पे नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कहीं पे भी देख लें, तो इस पर्ची सिस्टम को अगर आपने तो बहुत करीब से इसको एक्सपीरियंस भी किया है, इसको देखा भी है, तो आपको क्या लगता है कि इसको किल करने के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? जो वाइट सूट में जेल में जाता है ना, उसे तो फौरी तौर में 3000 की पर्ची देनी पड़ती है। अच्छा। और वो पर्ची जो है वो एक आदमी के पास नहीं जाती, वो पूरे सिस्टम में जो उनका जो बड़े से बड़ा ऑफिसर और जो इंचार्ज है वहाँ से चलता है, और वो ऑटोमेटिकली वो सबको वो पैसे जाते हैं। और जो कोई गरीब आदमी होता है उसे 500 वाली पर्ची देनी पड़ती है। क्यों? अच्छा। अगर जो बैरक किसी में एक जगह नहीं, मुख्तलिफ तकरीबन सब जेलों में, अच्छा, जेलों में एक बैरक के अंदर जितने लोग हैं ना, वो जो इंचार्ज होता है फिर वो उनको चैन नहीं लेने देता। जमीन कच्ची होती है, उसे कहते हैं इस पर टाकी मारें, चूना मारें, अच्छा, और ये काम करें, सफाई करें। सफाई हुई हुई है, कोई सफाई की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही उनको झाड़ू देते हैं कि मतलब उसको कैदी को आराम से नहीं, और जिसने पर्ची दी होती है वो आराम से जो है ना जेल के अंदर अपना आराम से, उसके दबाने वाले भी हैं और जो है ना उसको उसकी खिदमत करने वाले भी हैं। और जो है ना, मैं अभी इसी जेल में आप चले जाएं, मैं हकीकत कहता हूँ, मैं तो मतलब वो नहीं होता, तो उन लोगों से जो नैब के लोग हैं बेचारे, उनसे कोई सड़कें बनाई जा रही हैं, ट्यूबवेल लगवाए जा रहे हैं, यानी अब वो जेल नहीं नज़र आती, वो फार्म हाउस नज़र आता है। अच्छा, इतना मतलब खूबसूरत जो है ना वो जेल बनी हुई है। अच्छा, और सिर्फ ये पैसे जो है ना, क्योंकि सरकार का फंड नहीं है इतना, उसे जेल को जेल ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन अब जो है ना जेल वो जेल नहीं है, अंदर जो है वो आप जाएं तो आपको ऐसा लगेगा यार किस अच्छी जगह पर जो है वो हम आ गए हैं। क्योंकि हम लोग तो 25 साल से जेल में आ जा रहे हैं कैदी के जो अब जाना हुआ बिल्कुल जस्ट है ना, मुल्तान में ये मरियम नवाज साहबा आई थी, तो हम पर इल्ज़ाम था कि हमने स्टेडियम के ताले तोड़े हैं और उसके अंदर हमने चोरी की है, हमने उसके अंदर खाली स्टेडियम के अंदर से हमने सामान उठा लिया है और कंटेनर को हटाया है, ये है वो है। मेरे साथ जो है वो गिलानी साहिबान, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे भी मेरे मुकदमा बार हैं, मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान भी मेरे साथ मुकदमा बार हैं, सेनेटर गफूर। इसी बात से मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। उबैद से मेरा ये सवाल है। उबैद, अभी इल्ज़ाम की बात हुई, तो एक तो मेरा आपसे ये सवाल कि आप यंग हैं और आप यंग लोगों में बैठते उठते हैं, आप अब की जनरेशन का आपको आइडियोलॉजी पता है, उनका विजन पता है, वो क्या चाहते हैं ये आपको पता है, उनके मसाइल क्या हैं ये आपको पता है, तो आप अब की पॉलिटिक्स और फ्यूचर की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो ब्लेम गेम है इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स में इल्ज़ाम वाला जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो अब की पॉलिटिक्स और फ्यूचर पॉलिटिक्स और जो पिछली पॉलिटिक्स की आपने बात की है, उसमें ये फ़र्क है कि पहले एक वडेरा शाही निज़ाम था। अगर एक गांव का सरदार है, उसने पूरे गांव को कह दिया कि यू हैव टू वोट हेयर, दैट मीन्स यू हैव टू वोट देयर। लेकिन अब जो है हर घर में अगर 4 लोग हैं तो वो अलग अलग पार्टीज को कर सकते हैं, आप किसी पे कोई प्रेशर नहीं हर डाल एक का सकते। डिफरेंट ओपिनियन है, हर किसी का अपना, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन है, आपके पास हर चीज़ है। जो दूसरी बात आपने की वो ये कि ब्लेम गेम, तब से ये कहानी स्टार्ट हुई जब हम लोगों ने अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़ को छोड़ दिया, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ दिया, ये ब्लेम गेम शुरू हुई। हमने अपने अंदर ईगो, हम अपना रिश्ता भूल गए कि दूसरा बंदा जिस पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमारे साथ क्या है,
उसका मेरा ताल्लुक क्या, उसका मेरा रिश्ता क्या है। मतलब अगर एक शख्स मुझसे उम्र में बड़ा है तो मैंने उससे किस तरह बात करनी है, जब हम अपने नॉर्म्स, अपने ट्रेडिशंस को, हर चीज़ को भूल गए हैं, और ऑब्वियसली दीनी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। लेकिन जैसे अब इसको हम रोक यूँ सकते हैं कि हम लोग एक डेवलपिंग स्टेट हैं, हम लोग अपने ट्रेडिशंस को साथ से जोड़ के रखें। हम लिबरल होने का बहाना बनाते हैं और बना के हम बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। हम लिबरल होने का बहाना बनाते हैं और बना के हम वो सारी हरकतें करते हैं जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ है। बिल्कुल। या तो हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, या फिर हम लिबरल हो जाते हैं, तो देयर इज नो बैलेंस। मेरी एक मुलाकात हुई, इट्स माय एक्सपीरियंस, एक जज थे, उनसे मैं बैठा तो उनसे यही टॉपिक डिस्कस हुआ, ब्लेम गेम का। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं, सारे जजेस इतना परेशान हैं कि डाइवोर्स की रेशो इतनी ज़्यादा हाई हो गई है और कोई रीज़न नज़र नहीं आता, सिर्फ आपकी ईगो है, आपका ब्लेम है। उसने मुझे उठा के ग्लास मारा, उसने क्यों मारा, एंड शी इज इन द कोर्ट। पिछले सारे किस्से याद आ जाते हैं जो हमें पहले कभी नहीं नहीं आते। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम पेशेंस नहीं है, हम किसी की एक गलती पकड़ के उसकी सारी अच्छाइयाँ भुला देते हैं। एक गलती को पैक कर लेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे कि इस बंदे ने मेरे साथ ये भी किया। लेट गो नहीं करते। हाँ, नहीं करता है। तो ब्लेम गेम की कहानी ख़त्म करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप अपनी ईगो नहीं ख़त्म कर सकते। आप अपने ट्रेडिशन, फैमिली के कितने खूबसूरत ट्रेडिशंस है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मा बताते हैं कि अगर हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते थे तो 15-15, 20-20 दिन बाद भी वो हमारे बैग छुपा देते थे कि हमने वापस नहीं जाना है ऐसे। और अब हम कहते हैं ओह गेस्ट आ रहे हैं, मेरा फलाना कमिटमेंट, मेरी फलाना काम है। क्योंकि वी आर इन रेस। इनकी जो मदर हैं वो मेंबर जिला कौंसिल मुल्तान, अच्छा, वो भी सियासी और मुख्तलिफ यहाँ की जो बैकग्राउंड यहाँ पर जो क्लब्स हैं उनकी भी मेंबर नहीं है, खास और बच्चे गैर सियासी होते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है? बिल्कुल सोचा था, लेकिन जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है। फ्यूचर पॉलिटिक्स आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिमांड करती है जो कि आपका अपना ज़मीर गवारा नहीं करता। जिस तरह आप अगर मीडिया इंडस्ट्री को थोड़ा सा हाईलाइट करें तो इट्स अ वेरी क्लियर पिक्चर, इसमें कुछ ढकी छुपी बातें। इफ़ यू आर अ फीमेल मॉडल और एक्ट्रेस, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी अपनी वैल्यूज़ के, अपनी फैमिली के खिलाफ, अगेंस्ट है। तो इसी तरह फ्यूचर पॉलिटिक्स बड़ी एक ड्रॉबनी सी कहानी नज़र आती है। अल्लाह करे कि मामला ठीक हो तो ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हमें ये पता है और आप ऐसी फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको उसमें खुद इन्वॉल्व हो के उन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखें, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बदल गई। तो ये पॉलिटिक्स भी इसी तरह की है। आप कहीं कुछ करने लगते हैं तो आपके रास्ते में 1000 रुकावटें इस तरह की आ जाती हैं कि आप फिर दिल छोटा करके रिवर्स गियर लगा देते हैं। अच्छा, यहीं से हम अपने आखिरी सवाल की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत जालिम चीज़ है और टाइम ख़त्म हो जा रहा है, कि आपने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, हार्डशिप्स देखी हैं, तो कभी डर लगा कि मैं अब बस इस चीज़ को छोड़ देता हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो अपना आपकी जो भी प्रोफेशन है, आपका सहाफ़त से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो कभी आपने सोचा कि बस अब रेस्ट करते हैं? नहीं, अभी तो मतलब सफ़र बहुत आगे है और अभी बच्चे, अरे वाह, कुछ बच्चों के मामलात हो गए हैं, बाकियों को देखना है। तो एक ये चीज़ आती है कि मैंने सहाफ़त में तकरीबन चैनल पर एज एंकर भी और दूसरा कोऑर्डिनेटर और मार्केटिंग सब चीज़ें में मैंने काम किया है। अब बात यह है कि भी जब आप कोई काम करते हैं सियासत के हवाले से और अपने ही पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है आपके साथ ऐसा मामला कर देते हैं कि भी आपकी फैमिली आपको कहना शुरू हो जाती है, यार इतना आप काम करते हैं और ये आपके दोस्त जो है वो आपको ऑन नहीं कर रहे और आपके साथ ये ज्यादती हो रही है। ये मुल्तान शहर भी कहते हैं, अच्छा, पूरा मुल्तान शहर कहते हैं मेरे बारे में कि जब भी मेरा मामला ऐसा कोई टिकट विकट का होता है तो कुछ लोग जो हैं, लेकिन मैं अपने कायदीन का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने एक गली का एक मामूली से आदमी को उठाकर जो है ऐवान आला में बिठा दिया
और मैं बड़ा मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल, मुझे कोई वो नहीं है, मेरी यही उम्मीदें, यही चीज़ें मुझे याद आती हैं जो मेरे अच्छे दिन हैं और जो मैंने बड़े प्रोटोकॉल के साथ मैंने वो किए हैं। तो मैं दोबारा इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद से मैं बनूँ, मेरा कोई फैमिली में मेरा कोई बेटा बने, तो एक ही बात है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह ये जिद्दोजहद चलती रहेगी और टाइम हमारा ख़त्म हुआ जाता है। मैं बहुत मशकूर हूँ आप दोनों की कि आप यहाँ पे आए, अपने बहुत कीमती वक्त से आपने टाइम निकाला और हमारे साथ बहुत मज़े की बातें शेयर की। तो कहीं मत जाइएगा, ख्याल रखिएगा अपना। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ, बहुत खूबसूरत गेस्ट के साथ। अभी हम ये रिवील नहीं कर रहे, लेकिन आप देखेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। तो गोरा ख्याल अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है।